हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ 11th में फिजिक्स के लिए। जो बच्चे इस साल 10th दे करके 11th में आए हैं, हालत तो ख़राब है ही। 10th का एग्ज़ाम नहीं हुआ, 11th की क्लासेस भी नहीं हो रही हैं अभी तक। उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये सीरीज़। इसमें हम लोग फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बहुत आराम से चलूँगा, धीरे धीरे चलूँगा। स्कूल अभी स्टार्ट नहीं है, उसके पहले से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर पाए, अच्छे से कवर कर पाए। समझ में आएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो जिन्होंने ये तय कर लिया है कि 11th में फिजिक्स ही लेना है, अब साइंस लेना है, तो उनको तो फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, कोई उसका ऑप्शन नहीं है दूसरा। उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो फिजिक्स में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये चैप्टर नंबर 3 है, क्योंकि बेसिकली फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होती है। 1 और 2 में तो इंट्रोडक्शन टाइप का ही है, उसको हम लोग कभी भी देख सकते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन फिजिक्स है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब फिजिक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी मेरे वीडियो देख के डिसाइड कर सकते हो। अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, स्कूल बंद ही है। यदि एडमिशन ऑलरेडी नहीं ले चुके हैं तो देख के पता चल जाएगा फिजिक्स कैसी होती है, कितनी मुश्किल होने वाली है, कितनी आसान होने वाली है, मन लगने वाला है या नहीं लगने वाला। फिजिक्स मेनली मैथ्स होती है 11th स्टैंडर्ड में। फिजिक्स इज ज़्यादातर मैथ्स, थोड़ा बहुत अलग फिजिक्स आता है, पर 9th-10th में जो न्यूमेरिकल्स बहुत थोड़े थोड़े आते थे, 11th में भरपूर मात्रा में मिलेंगे। और न्यूमेरिकल है मतलब मैथ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का ही नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या, कोई भी सीधे रास्ते पे, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, इस तरह से है ना, इस पाथ पे सीधा सीधा लाइन है, इस पे कोई जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कार हो या बाइक हो, कुछ भी हो, फ्लाइट एरोप्लेन हो, तो इस पाथ पे या तो इस तरफ जा सकते हैं हम लोग, है ना, एक दिशा, या नहीं तो इधर भी जा सकते हैं, है ना, दोनों तरफ जा सकते हैं। तो चलो, ये सब बात करने के पहले तो सबसे जरूरी है कि मोशन होता क्या है, इसको जान लें। व्हाट इज मोशन? नाम सुना सुनाया हुआ लग ही रहा होगा। मोशन फेमिलियर सा नाम है। क्या होता है मोशन? एनीथिंग मूविंग इज कॉल्ड सेड टू बी इन मोशन। मोशन मतलब स्थान का परिवर्तन, जगह का बदलाव। अभी यहाँ था, अभी वहीं कहीं और चला गया। जैसे मान लो तुम लोग सभी अपने घर पे हो, अभी मान लेता हूं मैं घर पे हो, एक यहां से चल करके अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है, लॉकडाउन है, या तो मार्केट जा सकते हो या किसी फ्रेंड के घर जा सकते हो, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मान लो ए से स्टार्ट करके पहले थोड़ी देर इस दिशा में चले, फिर कुछ देर इस दिशा में चले, रास्ते ऐसा ही होते हैं ना, फिर कुछ देर इस दिशा में चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, फिर यहाँ तक पहुँच गया। ये मान लो तुम्हारा डेस्टिनेशन है बी। अब ये मार्केट है या शॉप है, किसी का घर है या स्कूल है, ट्यूशन है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है कि ए से चल करके बी तक चले गए, और कौन सा पाथ ट्रैवल किया, पहले इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, और फिर इधर चले, बी तक पहुंच गए। मोशन हुआ, मोशन हुआ, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, कहीं से कहीं पहुंच गए, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक चले गए। ये था किसी ह्यूमन बीइंग का मोशन। अब ये मोशन किस तरह से हो सकता था? वॉक हो सकता है, ये हो सकता है, साइकिल हो सकता है, बाइक हो सकता है, यहाँ तक कि कार भी हो सकता है, बस भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। ट्रेन भी हो सकता है, पर ट्रेन इस तरह के पाथ में नहीं जाती है, लेकिन फिर भी ये ट्रेन से भी हम लोग कहीं से कहीं जाते हैं, तो वो भी एक तरह का मोशन ही होगा ना, ट्रेन। ठीक है, तो मोशन किस तरह का हो सकता है? हम लोग जब अपनी बात करें तो ये सब मोशन हुआ। अब इंसान ने किसी दूसरे चीज के मोशन के बारे में बात करनी है तो, जैसे क्रिकेट खेला है, बॉलर ने बॉल फेंका, मोशन हुआ, बॉल पहले कहीं था फिर कहीं और चला गया, मोशन हो रहा है।
बैट्समैन ने स्ट्राइक किया, एक दूसरा मोशन हो गया, हुआ ना। किसी फील्डर ने कैच किया, वो भी एक तरह का मोशन हुआ ना। सब कुछ ये सब मोशन है। ये तो हम लोग गेम की बात कर लिए। टेनिस की बात करेंगे अगर, तो उसमें टेनिस बॉल का मोशन होगा, कोर्ट ए से कोर्ट बी से कोर्ट ए। टेबल टेनिस की बात कर लो, फिर कैरम बोर्ड के बोर्ड को देख लो ना। कैरम बोर्ड का बोर्ड, कैरम बोर्ड इस तरह का बोर्ड होता है, स्क्वायर बोर्ड, यहां तक हो गया स्क्वायर। कॉर्नर्स पे हमारे पास पॉकेट्स होती हैं, होता है इस तरह का, सभी कॉर्नर्स पे पॉकेट है। पॉकेट का शेप कैसा है इसके ऊपर नहीं जाना है अभी हम लोग को। और फिर ये स्ट्राइक करने के लिए लाइंस होती हैं इस तरह से चारों बगल, और इसमें बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, या हिंदी में बोलो तो गोटियां होती हैं, होता है इस तरह से। और एक स्ट्राइकर से हमें इसको हिट करना होता है। इसको मोशन है ना, स्ट्राइकर का भी मोशन है और कॉइन्स का भी मोशन है, कहीं से कहीं जा रहे हैं वो सब मोशन है। अगर हम लोग एरोप्लेन को ले लें, उसका भी मोशन होता है। इनफैक्ट मोशन बहुत सारी जगह पे होता है जो अभी तक सोच भी नहीं पा रहे। कुछ और एग्जाम्पल सोच सकते हो क्या? अभी तक हमने जो बात की इसके बाहर कुछ सोच सकते हो मोशन कहाँ पे होता है? एक पेड़ पे पत्ते लटक रहे हैं, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, मोशन हुआ। वो भी मोशन हुआ ना, पत्ते हिल रहा है, पत्ता हिल रहा है, एक मोशन है। जमीन पे एक पेपर का टुकड़ा गिरा हुआ है, हवा से वो उड़ जाता है, मोशन हुआ। हो रहा है मोशन, कहाँ कहाँ पे मोशन हो रहा है देखो। रूम में बैठे होगे, ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है, गोल घूम रहा है, सीलिंग फैन गोल घूम रहा है, मोशन है, एक तरह का मोशन है ना। फैन वहीं पे स्थिर है, फैन वहीं स्थिर है, लेकिन उसकी पंखियां घूम रही है, गोल घूम रही है पंखियां, मोशन है ना, मोशन मोशन है। और सोचो क्या एग्जाम्पल हो सकता है मोशन का? जमीन पे एक बॉल रोल करते हुए जा रहा है, बॉल ले लो या सिलेंडर ले लो, है ना। एक जैसे इंक्लाइंड प्लेन अगर बना रहे हम लोग, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, क्लीन कर लो। इस तरह का कोई सरफेस है तेरा, और इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा है या बॉल रखा है, दोनों में कुछ भी रख देंगे तो काम हो जाएगा। गोल है ये, तो ये रोल करते हुए जाएगा, है ना, ऐसे घूमते हुए चला जाएगा। थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, फिर और रोटेट करेगा, फिर यहाँ आएगा, करते करते लास्ट में यहाँ तक आ जाएगा। मोशन एक अलग तरह का मोशन है ना। और सोचो क्या सोच सकते हो मोशन का एग्जाम्पल? अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, वो भी एक तरह का मोशन है ना। अर्थ सन के चारों तरफ जा रहा है, वो भी एक मोशन है। अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, रोटेशन भी अर्थ का हो रहा है, अपनी जगह पे घूमते रहता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करते रहता है, ये भी मोशन है ना। सब कुछ मोशन है। से देखो तो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड चल रहा है, बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, मोशन। जहां देखो मोशन, मोशन तो सब जगह है। तो इस चैप्टर का हमारा नाम क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है? इस सीधी लाइन पे यदि कोई मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। थोड़ी देर पहले जो हमने डायग्राम बनाया था, ए से स्टार्ट करके, ए से स्टार्ट करके कोई बंदा जाता है इस तरह से टेढ़े मेरे पाथ पे चल के बी पर पहुंचता है, ये बनाया था ना। ये ए था और यह बी था। क्या ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है? क्या ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, ये तो अलग अलग है। यहाँ पे फिर टर्न आ गया, फिर टर्न आ गया, फिर टर्न आ गया, फिर टर्न आ गया, फिर यहाँ पे टर्न आ गया, बहुत सारे टर्न्स है।
पूरा मोशन तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें, रुको रेड कलर से बनाया जाए, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। उसके यहाँ से यहाँ तक की बात करो तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो फिर से स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, और लास्ट में यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन है। इतने सारे अलग अलग टुकड़ों में इसको बांट दिया जाए तो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है ना। कॉर्नर्स को स्किप करना होगा, इस सारे कॉर्नर्स को जब हम लोग स्किप कर देंगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन मोशन का नाम, एक और नाम है, क्या नाम है? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। बस इतना ही सिंपल है, और कुछ नहीं है इसमें। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को ही बोलते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे, जैसे कोई ट्रेन अगर ए से चल करके स्टेशन बी तक जा रही है तो ये रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। यदि एक सरफेस पे ये रखा हुआ है, एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिसल के नीचे जा रहा है, ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यदि कोई कार में भी जा रहा है, पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू तक, कार में, बाइक में, साइकिल में या वॉक करके जा रहा है, इसको भी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन लेंगे। तो इसमें ये सब हम लोग इस चैप्टर में सीधे सीधे मोशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मोशन की तो बात करेंगे। तो उसके बाद एक और बात आती है कि जैसे मान लो कहलगांव से एक ट्रेन स्टार्ट होती है, एक चारी तक जाती है। कहलगांव से एक चारी एक ट्रेन जा रही है, दोनों का डिस्टेंस कितना है? 5-6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर लिख लेते हैं, चलो 6 किलोमीटर। ठीक है, कहलगांव और एक चारी के बीच का दूरी 6 किलोमीटर है। ट्रेन यहां से जा रही है कहलगांव से एक चारी। ट्रेन की अपनी लंबाई कितनी है? ट्रेन हो सकता है आधा किलोमीटर लंबी हो, है ना, और यहाँ पे भी आधा किलोमीटर लंबी हो ट्रेन। ट्रेन आधा किलोमीटर लंबी तो बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, ट्रेन यदि आधे किलोमीटर लंबी है तो एक परिस्थिति हो सकती है कि ट्रेन यहाँ पे थी, है ना, कहलगांव के जस्ट स्टार्टिंग में इंजन था, इस दिशा में जाना है हमें, और जब पहुंच गया तब फिर ट्रेन एक चारी से आगे चली गई है ना। तब इंजन से इंजन की दूरी यदि नापेंगे हम लोग, इंजन से इंजन की दूरी नापेंगे तो 6 किलोमीटर तो यहीं तक में हो जाएगा। 6 किलोमीटर तो यहीं तक हो गया, और फिर इंजन तो इतनी दूर और चल रहा है ना, आधा किलोमीटर और चल रहा है, 0.5 किलोमीटर। यदि ट्रेन की लंबाई आधा किलोमीटर थी तो इंजन कितनी दूर चला है? 6.5 किलोमीटर, है ना। अगर ट्रेन की हम लोग बात करते हैं, ऑल्दो कहलगांव से एक चारी की दूरी 6 किलोमीटर की है, लेकिन अगर हम लोग ट्रेन की बात करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट ट्रेन की साइज को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ट्रेन की साइज को भी कंसिडर करना होगा। यदि मान लो ट्रेन यहीं पे रुक जाती, इंजन अगर यहीं पे रुक जाता, तब फिर 6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर होता। और यदि मान लो ट्रेन यहां से स्टार्ट होता, इस तरह से ट्रेन थी, है ना, आखिरी डब्बा ट्रेन का यहाँ पे था, और जब ट्रेन यहाँ पहुंची तो इंजन यहाँ पे है, तो इस हालत में कितनी दूरी तय हुई? इंजन की दूरी नापनी है हमें, इंजन की दूरी नापेंगे, कितनी दूर हुई? 5.5 किलोमीटर ही हो गया, है ना। तो यदि ऑब्जेक्ट बहुत लंबा चौड़ा है तो ऑब्जेक्ट की साइज की भी हमें बात करनी होती है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर उस साइज का असर पड़ने लगता है।
लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जिस भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हम लोग ट्रेन्स की बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। जैसे मान लो घर से स्कूल जाना है, घर से स्कूल जाना है, इसकी दूरी अगर मान लो 500 मीटर हो सकती है, घर से स्कूल की दूरी 500 मीटर हो सकती है ना, 500 मीटर घर से स्कूल की दूरी हो सकती है। और कोई इंसान यदि वॉक करके जाता है तो दूरी तो 500 ही कवर होगी ना। इस आदमी का जो लंबाई चौड़ाई है उससे तो दूरी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यदि ट्रेन जाती तो प्रभाव पड़ जाता, लेकिन जब आदमी चल रहा है तो दूरी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यदि ये साइकिल पे या कार में जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी ना। 1 या 2 मीटर साइकिल या कार की लंबाई होती तो 501 होता या 502 होता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इस हालत में हम लोग ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है उसकी साइज को मान लेते हैं 0। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं 0। तो 0 मान लिया तब उसको बोलते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर में हम लोग उसी मोशन की बात करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट की साइज को 0 मान सकते हैं हम लोग। ट्रेन्स की बात नहीं करेंगे, कोई बहुत बड़ी शिप है तो उसकी बात नहीं करेंगे। और यदि बात करेंगे भी तो हम लोग पहले से कंडीशन दे दिया जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की साइज को 0 मान लिया जाए। ऑब्जेक्ट इसे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मानने से क्या फायदा हुआ, हमें ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि जितना डिस्टेंस है एक्चुअली उतना ही कवर हुआ या ऑब्जेक्ट की साइज के कारण इस डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ गया है, जैसा हमने ट्रेन के केस में देखा था। यदि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी हो तो हम लोग उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को इस चैप्टर में टच नहीं करेंगे। कहीं कहीं पे स्पेशल हो सकता है दे दिया जाए, तो वो जनरली मान लो कि नहीं ही आता है वो। तो हम लोग इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। और एक नया टर्म है यहाँ पे, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब हम लोग मोशन की बात तो कर रहे हैं, ए से बी तक जाना है, किसी चीज को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके जाना है, लेकिन इसमें फोर्स कितना लगा, किसने फोर्स लगाया, कैसे फोर्स लगाया, इन सब की बात नहीं करेंगे। इन सब की कोई बात नहीं होगी। इस चैप्टर में सिर्फ इतनी ही बात होगी कि डिस्टेंस हमारा कितना था, डिस्टेंस कितना था, टाइम कितना लगा, स्पीड कितना लगा, इस तरह की बातें होंगी। फोर्स की कोई बात नहीं होगी। तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द फोर्स। लिख देता हूं मैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स without going into the details of the forces। ठीक है, किसने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, ये सब कोई बात नहीं होगी। ये सारी चीजें हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही बात होगी कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस स्पीड से गए, किस एक्सीलरेशन से गए, कितनी देर में पहुंचे, इस तरह की बातें इस चैप्टर में होगी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्लियर है इसमें क्या क्या पढ़ना है अब हमें, कोई डाउट नहीं है इसमें। जैसे मान लो क्रिकेट में ही एक प्लेयर है, एक प्लेयर ये बॉल को ऊपर हवा में उछालता है और फिर नीचे आता है तो कैच कर लेता है। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ ना इसका, स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ। बॉल को पॉइंट साइज बॉल मान सकते हैं, बॉल बहुत छोटा सा होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है, तो ये मोशन इसमें पढ़ेंगे। वहीं यदि इसी प्लेयर ने उस बॉल को थ्रो किया और एक दूसरे प्लेयर ने कैच कर लिया, यहाँ से यहाँ तक थ्रो किया इसने, तो ये क्या इस चैप्टर में पढ़ाई होगी, इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसको।
इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों प्लेयर्स के बीच में तो दूरी सीधी लाइन में नाप सकते हैं, लेकिन जो बॉल जा रहा है वो सीधी लाइन में नहीं जा रहा है। बॉल तो सीधी लाइन में नहीं जाएगा ना, हवा में उड़ते हुए कुछ दूसरा रास्ता लेके जाएगा, पहले कुछ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो बॉल का मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। ये चीज इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, और ये चीज पढ़ना है यदि बॉल ऊपर गई और सीधा नीचे आ गई। ये हमारे इस चैप्टर में है। ये दूसरा जो बॉल को थ्रो कर रहा है प्लेयर दूसरे प्लेयर के पास, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, पढ़ना है इसको भी, इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। क्लियर यहां तक? अब हम लोग आते हैं चैप्टर के ऊपर। तो हमने बात की कि हमें बात करना है मोशन के बारे में। मोशन के बारे में बात करना है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, ए से चल करके बी तक जाता है। वो थोड़ी देर के लिए मान लो उसका पाथ ये सीधा सीधा था, ठीक है। कुछ मान लो 500 मीटर था, ये उसका पाथ होगा, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 मीटर होगा। डिस्टेंस डी मान लेते हैं, बोलते हैं डिस्टेंस को डी इज इक्वल टू 500 मीटर। तो डिस्टेंस चाहिए हमें, मोशन की बात करना है तो डिस्टेंस चाहिए हमें। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसी की बात हो गई यहाँ पे। पोजीशन, पाथ और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तीनों हम लोग डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं। मान लो, चलो इसको मैं अब डिस्टेंस जो है इसको मिटा देता हूं। एक कोई पाथ है जिसपे किसी को ट्रैवल करना है, ठीक है। यहाँ पे एक मील का पत्थर लगा है। डिस्टेंस नापेंगे कैसे? मील के पत्थर में, इसमें मान लो 1 किलोमीटर लिखा है, बीच में कहीं पे आता है 2 किलोमीटर का पत्थर, फिर कहीं पे आता है 4 किलोमीटर का पत्थर, और यहाँ पे आता है मान लो 10 किलोमीटर का पत्थर, ठीक है। अलग अलग पत्थर, इस पर 1 लिखा है, इस पर 2 लिखा है, इस पर 4 लिखा है, और इस पर 10 लिखा है। 10 किलोमीटर का पूरा दूरी है इन सभी 4 पत्थर के बीच में। कोई आदमी यहां से स्टार्ट करता है, 2 से स्टार्ट करके ये जाता है 10 तक। 2 से जाकर के चल करके 10 तक जाता है, तो क्या होगा डिस्टेंस? 2 से 10 तक गया है, जाहिर सी बात है 8 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा ना। अब सवाल यह है कि 8 आया कहां से? बहुत सीधी सी बात है ना सर, 10 - 2 किया 8 की आ गया, 10 - 2 किया और 8 आ गया, यही सीधी सी बात है। लेकिन हम लोग अब बात कर रहे हैं कि 10 और 2 आया कहां से? इस मील के पत्थर से आया। यहाँ पे 2 मार्किंग थी, यहाँ पे 10 मार्किंग। देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, और लगेगा बकवास कर रहा हूं मैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये समझ जाओगे ना तो बहुत आगे में मजा आएगा फिर। तो ये 10 और 2 आया कहां से, हम लोग ये बात कर रहे थे। हमें तो यहां से इस आदमी से दूरी नापनी थी, इस आदमी की दूरी नापनी थी यहां से यहां तक में, और दूरी इस दोनों की 8 है। तुम बोल रहे 10 और 2, 10 - 2 किया तब 8 आया। तो 10 - 2 क्यों किया? मेरा सवाल सीधा सीधा यही है, 10 और 2 कहां से आए? 10 और 2 इस मील के पत्थर से आए ना, यहां से आए। तो मील का पत्थर ये जो है, माइलस्टोन जो है, ये कहीं से डिस्टेंस नाप रहा था, कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट थी उसकी, वहां से यहां तक की दूरी 2 किलोमीटर थी, है ना। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट था, मान लो यहाँ पे कहीं स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से इसने नापा था, यहां से 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ आई है, 2 यहाँ पे होता है, 4 किलोमीटर यहाँ पे होता है, 10 किलोमीटर यहाँ होता है। तो अब क्या है, 10 2 कहाँ से आया? इस आदमी का पोजीशन था ना, ये आदमी का पोजीशन था, अभी कहाँ पे है? अभी वो 2 किलोमीटर पे है, और जब पूरा हुआ तब फाइनल फिर एक पोजीशन चेंज हुआ, अब वो 10 किलोमीटर पे चला गया। तो पोजीशन चेंज हो रहा है आदमी का, पहले 2 किलोमीटर पे था वो, और अब 10 किलोमीटर पे आ गया है, इसलिए हमने 10 - 2 किया। बात समझ में आ रही है? हमने उस आदमी का पोजीशन मेजर किया। पोजीशन कहां से मेजर किया? यहां से मेजर किया।
यहाँ से क्यों मेजर किया, इसलिए कि माइलस्टोन यहीं से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन किसी एक पॉइंट से हमने पोजीशन को मेजर किया। तो ये होता है पोजीशन। जो पहला शब्द यहाँ पे है पोजीशन, हम लोग बाइक पे जो डिस्टेंस नाप लेते हैं उस डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, अब उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। हम लोग किसी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से पोजीशन नापेंगे, पहले कहाँ पे था फिर बाद में कहाँ पे पहुंचा, और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिस्टेंस होगा, है ना। पहले कहाँ पे था और लास्ट में कहाँ पर पहुंचा, इस दोनों का डिफरेंस जब हम लोग लेंगे तो हम लोग का डिस्टेंस आ जाएगा या पाथ लेंथ आ जाएगा, है ना। ये दूसरा चीज है पाथ। पोजीशन और पाथ एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। हमें पहले पोजीशन चाहिए। यदि किसी टेक्निक से, मान लो ये मील का पत्थर नहीं था, ये मील का पत्थर नहीं था, हमने चलो बाइक में ही मान लो सेट कर लिया कि बाइक से ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का नापना है। तो बाइक को जब स्टार्ट किया उस समय मान लो 104 किलोमीटर था, और जब बाइक यहाँ पे पहुंच गई तो ये 112 किलोमीटर हो गया। ऐसा ही नापते हैं ना, डिस्टेंस कहीं से कहीं का नापना है, बाइक से अगर नापना है, बाइक का मीटर रीडिंग ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंट में 104 था, लास्ट पॉइंट 112 था, डिस्टेंस कितना हुआ 112 माइनस 104 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, है ना। तो ये 104 किलोमीटर क्या था, बाइक का पोजीशन था ना, बाइक जहां से भी स्टार्ट हुई थी, जहां से भी स्टार्ट हुई थी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अभी जब यहाँ पे बाइक है, बाइक अभी जब यहाँ पे है तो उसका पोजीशन है 104 किलोमीटर, वो चल चुकी है। और जब बाइक यहाँ पे पहुंच गई तो उसका पोजीशन है कि वो 112 किलोमीटर चल चुकी है। तो ये पोजीशन हमने बाइक में भी मेजर कर लिया। कहाँ से मेजर किया बाइक के केस में हमें पता नहीं है, बाइक कहाँ कहाँ घूम के आई होगी, कितने गोल चक्कर उसमें कटे होंगे, कितने रिवर्स हुए होंगे, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है कि अभी हमने जब स्टार्टिंग पॉइंट जो 0 था उससे अभी तक का नापा तो 104 किलोमीटर आया, और जब एंड पॉइंट पे पहुंच गए तो 112 किलोमीटर आया। पोजीशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जहां से स्टार्ट किए उसका एक डिस्टेंस नापना है, कहीं से, वो कहीं से भी नाप सकते हैं, और जहां पहुंच गए उसका डिस्टेंस नापना है। वहीं अब मान लो बाइक, एक नई बाइक खरीदी मैंने, या बाइक में ट्रिप मीटर लगा दिया, ट्रिप मीटर को 0 कर दिया। यहाँ पे कार में, बाइक में, सब में ट्रिप मीटर होता है आजकल, उसको 0 कर सकते हैं, जब चाहो 0 कर सकते हैं। यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया, ठीक है। तो इसका पोजीशन 0 हुआ ना, 8 माइनस 0 करना होगा। इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट में उसका पोजीशन 0 था, लास्ट पॉइंट में उसका पोजीशन 8 था। पोजीशन, हम लोग दोनों का पोजीशन निकालते हैं, फिर उसका डिफरेंस लेने से हमें डिस्टेंस मिल जाता है। समझ में आ रहा है पोजीशन क्या होता है। और पोजीशन नापने के लिए किसी एक रेफरेंस पॉइंट को चूज करना होगा। रेफरेंस पॉइंट हमने मील के पत्थर में यहाँ पे सेट किया था 0। बाइक के केस में 104 किलोमीटर हुआ था, तो कहीं पे था जो हमें नहीं पता है। ट्रिप मीटर के केस में हमने रेफरेंस पॉइंट को यहीं पे सेट कर दिया था। पोजीशन कहीं भी हो सकता है। कहाँ से मेजर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, पोजीशन नापने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ लिए वो कहीं भी हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने लिया वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर चलो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो नीचे डायग्राम बना हुआ है। थोड़ा सा इधर जगह बना लेता हूं मैं। हाँ, ये देखो, सपोज ए कार वॉज एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 हमारा यहाँ पे है, ये पोजीशन 0। ये नंबर लाइन जैसा मान लो एक नंबर लाइन बनी हुई है, यहाँ पे 0 किलोमीटर, मीटर्स में बात कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे मीटर्स में बात कर रहे हैं। 0 से राइट में जाएंगे तो सब पॉजिटिव में मीटर्स आएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव में मीटर्स आएंगे। पोजीशन हमें नापने के लिए पॉजिटिव, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन इधर जाएंगे तो हमें इस लाइन पे जब हमें ट्रैवल करना है, इस सीधी लाइन के ऊपर, तो हम लोग इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, दो डायरेक्शन में जा सकते हैं। किस तरफ गए, इसको कैसे डिनोट करेंगे। यदि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 40 और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को भी 40 में लिख देता हूँ, तो कौन से 40 पे है, किधर 40 किलोमीटर किधर गए हम लोग, यहाँ से स्टार्ट होकर के
40 किलोमीटर किधर गई या नहीं पता चलेगा। इसलिए हम लोग एक साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं, एक साइड को नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक नंबर लाइन की तरह। नंबर लाइन पे एक तरफ पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। तो ये हमारा पोजीशन मार्क किया हुआ है सभी का। तो अब इसमें देखो, एक कार वॉज एट x इजिकल टू 0। अब कार है, फिर भी हमें इसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मानना है। पॉइंट साइज, ये नहीं बोलोगे कि 40 मीटर, ये डिस्टेंस सिर्फ 40 मीटर का है और कार की खुद की लंबाई 5 मीटर है, तो ये नहीं बोल सकते। हम लोग यहाँ पे कार को पॉइंट साइज मान रहे हैं। हाँ, ये एक गलती है, लेकिन इसी एजम्पशन के ऊपर, इसी को मानते हुए हम लोग सारे कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, इसी को मानते हुए हम लोग सारे कैलकुलेशंस करेंगे। कार हमारी पॉइंट साइज है। तो कार वॉज एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब टाइम, एक स्टॉप वॉच भी सेट की है हमने मेजर करने के लिए, एक डिस्टेंस नापने के लिए, तो ये ओरिजिन माना और फिर इधर उधर मार्क कर दिया। और स्टॉप वॉच, मोबाइल में जो स्टॉप वॉच होती है उसको भी सेट किया, यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखो इस पे कहाँ कहाँ पॉइंट मार्क है। पहले P पे जाती है कार, फिर Q पे जाती है, फिर R पे जाती है। 3 अलग अलग टाइम पे, 3 अलग अलग जगह पे है कार। मान लो T पे जब यहाँ पे आती है कार तो T इक्वल टू 5 सेकेंड होता है। बहुत कम है लेकिन फिर भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आती है तो T इक्वल टू 10 सेकेंड होता है, और यहाँ आती है तो T इक्वल टू 20 सेकेंड होता है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं। बहुत तेज चल रही कार, चलने दो, कोई बात नहीं है। तो 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस कितना होगा 0 से 5 सेकेंड में? ओह, उल्टा लिख दिया मैंने। ये 10 आएगा, यह 5 आएगा। 10, यहाँ पे 5, पहले P पे आती है, फिर Q पे जा रही है, फिर R पे जा रही है। तो 0 से 5 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस हमारा कितना है? 0 से P के बीच का डिस्टेंस 360, आराम से मेजर कर लिए। 360 माइनस 0 इज इक्वल टू 360 मीटर। ठीक है, अब 0 से 10 सेकेंड के बीच की अगर बात करें, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच की बात करें तो डिस्टेंस कितना होगा? अब यहां देखो, अगर इन दोनों को सिर्फ माइनस कर देंगे, 240 माइनस 0 किया तो सीधा सीधा 240 मीटर आ जाएगा, जो कि गलत है ना। ये तो डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है ना, डिस्टेंस तो ज्यादा है। पहले कार यहां तक गई थी, फिर वापस यहां तक आ रही है, तो यहां पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले तो 360 तक गई है, 0 से 5 सेकेंड के लिए 360 डिस्टेंस हो गया, प्लस अब डिस्टेंस नाप रहे हैं हम लोग, पोजीशन नहीं नाप रहे हैं। माइनस माइनस सब पोजीशन के, जब पोजीशन नापते थे तब माइनस और प्लस आता था। डिस्टेंस नाप रहे हैं तो डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा। कार के ट्रिप मीटर की बात करें अगर हम लोग, उसमें तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। 360 के बाद कितना होगा? 360 से 240 तक आ गया है, मतलब 360 माइनस 240 को इसमें ऐड करना है, यानी कि 360 प्लस 120 इज इक्वल टू 480 मीटर। ठीक है, अब 0 से 10 सेकेंड के बीच की बात करें हम लोग, या पॉइंट O से लेकर के Q की बात करें, दोनों में बात तो एक ही है। यहाँ पे डिस्टेंस जब हम लोग निकालते हैं तो 480 मीटर आता है, लेकिन वहीं अगर पोजीशन से निकाल दें, पोजीशन का डिस्टेंस निकाल दें, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 240 इज इक्वल टू 240 मीटर, है ना। दो अलग अलग चीजें आ गई हैं। अब ये पोजीशन हमने नाप दिया, मतलब अभी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी कितनी है। पोजीशन का मतलब तो यही है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी दूरी अभी कितनी है, 240 मीटर है। अभी दूरी तो 240 मीटर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उस कार ने एक लंबा चक्कर लगाया है। यहाँ से पहले यहाँ तक गई है, फिर वापस यहाँ तक आई है। समझ में आ रहा है ना? पहले कार चल करके यहाँ से चल करके यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ तक आई। तो ये डिस्टेंस जो हमने नापा इस तरह से, इसको बोलते हैं पाथ लेंथ। टोटल दूरी उसने कितनी तय की।
दो अलग अलग शब्द आ रहे हैं यहाँ पे। पाथ लेंथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाथ लेंथ, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ट्रिप मीटर में कितना आया। और दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से अभी की दूरी कितनी है, फाइनल दूरी कितनी है, जो पोजीशन का डिफरेंस निकाल दिया। अभी दूरी कितनी है, अभी फाइनली तो हम लोग 240 मीटर ही दूर है ना, चाहे 1000 किलोमीटर चल के आए, घर से कितनी दूर है, 240 मीटर दूर है। घर से इतनी दूर है ना, 240 मीटर दूर है। तो ये जो फाइनल दूरी सिर्फ निकाल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि समझना है यही कॉन्सेप्ट को, पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट है। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम लोग, तब इसमें बता देंगे कि किस तरफ 240 मीटर है, 240 मीटर इस तरफ है या इस तरफ है। तो ये साइन से हमें पता चल जाएगा, है ना। यहाँ प्लस 240 आ रहा है। फिर वही अगर हम लोग थोड़ी सी जगह मैं यहीं पे बनाता हूँ, जीरो से लेकर के 20 सेकंड तक की बात करें, इसमें डिस्टेंस कितना होगा। जीरो से चल के 20 सेकंड तक पहुंचने में यहाँ तक पहुंचा है। पहले कहाँ से गई ये कार, यहाँ से चलकर पहले पी तक गई थी, 360 मीटर पहले चली गई थी। 360 मीटर पहले चल गई है 5 सेकंड में, प्लस ये 360 से चल करके फिर पहले जीरो पर आई है ना, 360 मीटर और चल चुकी है, और फिर फाइनली 120 मीटर तक पहुंची है। एक ही दिशा में जा रही है, अभी सीधे एक ही दिशा में जा रही है। तो इसको निकालने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल कर सकते हैं। 360 माइनस 120, ये देखो -120 है, इसलिए इसको -120 तक का क्या आएगा, 360 प्लस 480 कितना हो जाएगा, 840 मीटर। और वहीं अगर T0 से लेकर के 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की बात कर दें, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल है -120 माइनस 0 इज इक्वल टू -120 मीटर। देखो अब इससे क्या पता चल रहा है, -120 मीटर से हमें क्या पता चलता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे नेगेटिव साइड में 120 मीटर पे है अभी, है ना। जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे नेगेटिव साइड में 120 मीटर है, मतलब लेफ्ट साइड में है। ये अब जब हमने 120 मीटर बोल दिया तो अभी का पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहीं पे आल पर ही है, इस पॉइंट पे नहीं है, पॉजिटिव 120 मीटर पे नहीं है वो कार, अभी इस पॉइंट पे है। ठीक है, पाथ लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, सारी चीजें क्लियर हो रही है। जो हमारे पास 3-4 नाम थे, पोजीशन, पाथ और डिस्प्लेसमेंट, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। किस समय में कार कहाँ पर थी उसके हिसाब से हम लोग पोजीशन अलग निकलता है, पोजीशन एक अलग चीज है, पाथ अलग चीज है, पाथ जिसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन अभी कहाँ है, अभी कहाँ पर है, ये नाप लेना है इसमें। ठीक है, चलो इतना क्लियर है तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, अगले वीडियो में आगे बातें करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।